आतंकियों के इस डॉक्टर नेटवर्क के टारगेट पर दरअसल दिल्ली में ब्लास्ट करना नहीं था, बल्कि इनके टारगेट पर तो थी राम की नगरी अयोध्या। जी हां, यूपी के दूसरे धार्मिक स्थल और अयोध्या इनके मुख्य टारगेट पर थे, जिसके लिए इन्होंने असला बारूद जमा करना भी शुरू कर दिया था, अपने स्लीपर सेल्स को भी एक्टिव करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर कैसे योगी और उनकी एटीएस ने इस पूरे डॉक्टर नेटवर्क का, टेरर के इस डॉक्टर नेटवर्क का भांडाफोड़ किया, एक एक तार जोड़ते चले गए, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। क्या मुजम्मिल का फर्स्ट टारगेट अयोध्या था? क्या उमर की ब्लास्ट लोकेशन में वाराणसी शामिल था? दस नवंबर को लाल किला पर हुआ यह धमाका अयोध्या में हो सकता था, बस डेट सेट होना बाकी था। डॉक्टर उमर का फिदाइन टारगेट वाराणसी हो सकता था, बस जैश का ऑर्डर आना बाकी था। डॉक्टर आदिल मथुरा की भीड़ में कार लेकर घुस सकता था, बस फाइनल ब्लूप्रिंट बनना बाकी था। अयोध्या में बम फटेगा तो कितने मरेंगे? वाराणसी में ब्लास्ट का इंपैक्ट क्या होगा? मथुरा में धमाके की गूंज कहां तक जाएगी? पिछले 2 साल से आदिल, मुजम्मिल और उमर यही प्लान कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर योगी की एटीएस ने पूरा खेल बिगाड़ दिया और सबसे पहले एक्शन योगी ने ही लिया। गिरफ्तार आतंकियों से जो पूछताछ हुई है, उसमें जो खुलासे हुए हैं वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। भले ही लाल किले पर ब्लास्ट हो गया हो, लेकिन आतंकियों की टारगेट पर उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरियां भी थीं, जिसमें अयोध्या और वाराणसी का भी नाम सामने आ रहा है। शाहीन ने बाकायदा एक स्लीपर मॉड्यूल के जरिए अयोध्या में अपने एक जानकार से बातचीत भी कर ली थी और जल्द ही अयोध्या की रेकी भी की जाने वाली थी। आपको याद होगा कि वाराणसी में किस तरीके से एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने बाकायदा मॉक ड्रिल की थी और ये मॉक ड्रिल आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही अंजाम दी गई थी और ये सारी तस्वीरें कैमरे पर कैद होकर के सबके सामने भी आई थी, जो ये बताता है कि सुरक्षा एजेंसियों के पास बाकायदा इन सारी चीजों को लेकर के अलर्ट था। सहारनपुर का ये वो क्लिनिक है जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पहला मरकज बना था। डॉक्टर्स की टेरर कंपनी की साजिश का एपी सेंटर बन रहा था। डॉक्टर आदिल इसी क्लिनिक में काम करता था और यहीं से वो पूरे यूपी की रेकी कर रहा था, रूट प्लान पर काम कर रहा था। आदिल के सहारनपुर वाले अड्डे पर ही सबसे पहले 10 दिन पहले एटीएस ने रेड की थी। 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूपी एटीएस के साथ मिलकर सहारनपुर में रेड की थी और डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया था। आदिल अनंतनाग का रहने वाला है। आदिल अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करता था। 2024 में इस्तीफा देकर यूपी आ गया और सहारनपुर में प्रैक्टिस करने लगा। इसके बाद फेमस मेडिकेयर अस्पताल में काम करने लगा, जहां उसकी सैलरी हर महीने 5 लाख रुपए तय हुई। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों का टेरर मॉड्यूल 4 अक्टूबर को एक्टिव हुआ था। इसी दिन सहारनपुर में डॉक्टर आदिल की शादी डॉक्टर रुकैया से हुई थी। शादी में कुछ खास मेहमान शामिल थे, जिनकी पहचान की जा रही है। शादी के अगले दिन से इस मॉड्यूल ने काम करना शुरू कर दिया और अयोध्या में हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमातुल मोमिनात से जुड़ी डॉक्टर शाहीन शाहिद को दी गई। शाहीन शाहिद ने हमले के लिए प्लानिंग भी शुरू कर दी थी। शाहीन ने अयोध्या में हमले के लिए स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट भी कर दिया था। इसके बाद खेती के नाम पर, माइनिंग के नाम पर विस्फोटक जुटाए जाने लगे। बारूद पर बारूद इकट्ठा किया जाने लगा। पहले इन विस्फोटकों को बांग्लादेश लाया गया, इसके बाद नेपाल में इसकी खेप पहुंचाई गई और फिर इसकी एंट्री हिंदुस्तान में कराई गई। एक फर्टिलाइजर कंपनी से 3200 किलो अमोनियम नाइट्रेट चोरी से हासिल किया गया और अब पूरे रूट पर सुरक्षा एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ रही हैं। आतंकियों के मददगार की तलाश की जा रही है। इसके बाद पूरी प्लानिंग अयोध्या पर अटैक की थी। आतंकियों की हिट लिस्ट में अयोध्या होने की वजह है 25 तारीख।
25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के राम मंदिर में 161 फुट ऊंचे शिखर पर भगवा झंडा फहराएंगे। सभी 7 शिखरों पर पहली बार भगवा झंडा फहराया जाएगा। ध्वजारोहण समारोह में मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। अयोध्या पर हमले के लिए डॉक्टर्स को ही चुना गया था और डॉक्टर्स की टेरर कंपनी की साजिश का एपी सेंटर फरीदाबाद बनाया गया। फरीदाबाद में 3200 किलो बारूद जमा किया गया और इसे ऑपरेट कर रहा था कश्मीर के शोपिया का मौलवी इरफान, जो डॉक्टर्स की टेरर कंपनी का मास्टरमाइंड है, जैश से जुड़ा है। ये श्रीनगर के गवर्नमेंट कॉलेज में काम करता था और उस वक्त आदिल, मुजम्मिल और उमर स्टूडेंट हुआ करते थे। तब से जैश-ए मोहम्मद से जुड़े मौलवी के संपर्क में थे। हम इस वक्त श्रीनगर के उसी नौगाम बनपोरा इलाके में मौजूद है जहां पर ये पोस्टर्स लगाए गए थे। यही वो जगह है जहां पर जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगाए गए थे और ये पोस्टर मौलवी इरफान के कहने पर इस इलाके में लगाए गए थे। पुलिस ने जब पूरे मामले की तहकीकात की तो पता चला कि कुछ स्टोन पेल्टर्स है जिनका रिकॉर्ड 2019 में था कि वो स्टोन पेल्टिंग करते थे। कई बार पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर चुकी थी। उन तक पहुंचने में जम्मू कश्मीर पुलिस कामयाब हो गई और उनसे जब इंट्रोगेशन किया गया तो उन्होंने मौलवी इरफान का नाम दिया और मौलवी इरफान शोपियान के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कई बड़े नामों का खुलासा किया। मौलवी इरफान यूपी के किशनपुर के बहरुल उलूम देवबंद मदरसे में रह चुका है। ऐसे में यूपी की जिम्मेदारी उसने डॉक्टर आदिल को दी। लेकिन यूपी में योगी की एटीएस अब एक्टिव हो चुकी थी। यूपी में अटैक की खबर लगते ही रेड शुरू हो गई थी और अयोध्या में अटैक से पहले ही डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल की एक-एक कर परतें खुलने लगी। फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया और उसकी गर्लफ्रेंड शाहीन को AK-47 के साथ पकड़ा गया। मुजम्मिल के पास से 360 किलो से ज्यादा विस्फोटक मिला। इसके बाद मुजम्मिल से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने मेवात के हाजी इश्तियाक का नाम लिया, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल है। पुलिस ने हाजी इश्तियाक को गिरफ्तार किया। उसने फरीदाबाद में एक मकान किराए पर ले रखा था। मकान में छापा मारने पर पुलिस को 88 बोरे, जिनमें कुल 2563 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। अब सिर्फ डॉक्टर उमर गिरफ्त से दूर था। सूत्र बताते हैं कि पहले लाल किले पर ब्लास्ट की कोई योजना नहीं थी, क्योंकि विस्फोटक में ना तो टाइमर लगा था, ना ही कोई दूसरे एक्सप्लोसिव थे और हड़बड़ी में उमर ने लाल किले पर फिदायीन अटैक किया। कि जिस तरीके का ब्लास्ट लाल किले के बाहर हुआ है और हमारे जो सोर्सेज हैं वो हमको ये बता रहे हैं कि इस ब्लास्ट को किया नहीं गया था, बल्कि जल्दबाजी में, हड़बड़ीपन में ये ब्लास्ट हो गया था। रीज़न ये है कि मौके से कोई भी आईडी बरामद नहीं हुई थी, मौके से कहीं से भी कीलें बरामद नहीं हुई थी। जो किसी भी ब्लास्ट को अगर इम्प्लांट किया जाता है तो मौके पर जो चीज़ें मिलती हैं वो कम से कम लाल किले के ब्लास्ट में नहीं मिली थी। लेकिन हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था, 1 दर्जन के करीब लोगों की जान जा चुकी है और कई सारे लोग इसमें घायल हुए हैं। तो आप सोचिए कि इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि खतरा टल गया है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसीज के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है बचे हुए 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट को बरामद करना।